एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारी गुप्त युग की जो श्रृंखला चल रही थी आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम लोग गुप्तकालीन संस्कृति, समाज, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, कर प्रणाली, इसके बारे में देखेंगे। जो पार्ट फोर होगा उसमें हम गुप्तकालीन संस्कृति साहित्य के बारे में, यहाँ की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में, पुस्तकों की जो महत्वपूर्ण भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के मंदिर, शिव मंदिरों को देखेंगे, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा डेवलपमेंट है और स्थापत्य कला पर इनका काम भी ज़्यादा है, तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और परीक्षा में प्रश्न उससे बहुत आते हैं। शेष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे वीडियोज हमारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्त एज को पढ़ने में ये चीज़ होती है कि इसमें दो प्रकार का इतिहास लेखन है, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। तो जो राष्ट्रवादी हैं वो गुप्त प्रशासन को सुसंगठित और प्रगतिशील मानते हैं और इसके प्रतिनिध्यात्मक चरित्र पर बल देते हैं। लेकिन जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का नजरिया है वो अलग है। वो प्रशासन के विकास को आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के रूप में देखते हैं। वो गुप्त प्रशासन की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो सामंती अर्थव्यवस्था में ढल रही थी और राज्य का जो आर्थिक आधार था वो कमजोर हो रहा था। गुप्त शासकों ने भारी भरकम उपाधियां ली, परंतु इसका प्रतीकात्मक अर्थ है राजा की वास्तविक शक्ति में कमी आई। ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहता है कि जो गुप्त वंश के शासक, ये महाराजा धीराज, परम भट्टारक, एक राट, इस तरह की जो उपाधियां धारण करते थे ये प्रतीकात्मक थी। मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में अधिकारियों की संख्या कम हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जो शक्ति का केंद्रीकरण मौर्य काल में था, 18 तीर्थ 26 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उससे कम अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। अधिकारियों का पद वंशानुगत हो गया था। एक ही अधिकारी को कई पद दिए जाने लगे। यह भी शासन व्यवस्था का अच्छा नहीं माना जाता। इससे होता है कि एक ही व्यक्ति को कई पद दिए जाएंगे, यानी शक्ति का केंद्रीकरण एक जगह केंद्रीकृत हो रहा है। इनका कहना था कि जो गुप्तकालीन संस्कृति थी, गुप्त प्रशासन था, उसमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, जिससे बाद में सामंती संरचना का विकास हुआ। मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन दो भिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। मौर्य प्रशासन में आप देखेंगे कि निर्वाह अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था में ढल रही थी, और गुप्त प्रशासन उस स्थिति को दर्शाता है जब भूमि अनुदान के माध्यम से राज्य अपने अधिकारों को छोड़ रहा था, विकेंद्रीकरण की शक्ति बढ़ रही थी। इनके विकेंद्रीकरण में भी वो है, हमारा विकेंद्रीकरण होता है कि जन भागीदारी बढ़ रही हो। इनका मानना था कि विकेंद्रीकरण में मध्यस्थों और बिचौलियों की शक्ति बढ़ रही हो। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो गुप्त प्रशासन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और मार्क्सवादी इतिहास लेखन दोनों परंपराओं के लिए। आइए हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातों को देखें। गुप्तकालीन संस्कृति थी शासन का केंद्र बिंदु सम्राट। गुप्त वंशीय शासक दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। महाराजा धीराज, परम भट्टारक, एकराट तथा परमेश्वर जैसी भारी भरकम उपाधियां लेते थे। इनका देखिए ऊपर से नीचे तक वितरण किस तरह से था। साम्राज्य सम्राट का होता था। प्रांत को देश, युक्ति या अवनी कहा जाता था और ये ऊपरी के अंतर्गत था। विषय जिला को विषय कहा जाता था और उसका प्रमुख विषयपति होता था। तहसील को विधि कहा जाता था। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तहसील को विधि कहा जाता था। पेठ ग्राम से बड़ी इकाई थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ग्राम के बाद पेठ, पेठ के बाद विधि, विधि के बाद विषय, तब अवनी या प्रांत, फिर साम्राज्य। जिला प्रशासन में जिले को विषय कहा जाता है। जिले में दो तरह के अधिकारी मिलते हैं, विषयपति और कुमारामात्य। विषयपति की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता था और कुमारामात्य इसकी नियुक्ति सम्राट करता था। एक देखिए नोट है कि पंजाब के फरीदपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि विषयपति एक 20 सदस्यों की समिति के माध्यम से जिले का प्रशासन चलाता था। अब विशेष समिति के प्रमुख सदस्य कौन कौन है? 4 हैं। नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। नगर श्रेष्ठी को देखिए श्रेणियों का प्रधान था। सार्थवा व्यवसायियों का प्रधान। प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। सार्थवा जब प्रीवियस ईयर पेपर आप हल करेंगे तो सार्थवा के बारे में पूछा गया है कि सार्थवा क्या था। प्रथम कायस्थ लिपिकों का प्रमुख। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण किया गया है। आप इसकी पीडीएफ लेकर के और बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे परीक्षा में आप मजबूती से अपने प्रतिनिधित्व को दर्शा सकें। ग्राम प्रशासन इनका देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वायत्त शासन का विस्तार ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। हमने आपको बताया ना, ग्राम के बाद पेठ था, पेठ के बाद विधि थी, विधि के बाद विषय था। ग्राम सभा के अधिकारियों का वर्णन कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में हुआ है।
अष्टकुलाधिकारी भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी था। यह महत्तर का प्रधान होता था। ग्रामीण गांव का मुखिया, महत्तर पंचायत के सदस्य और कुटुंबीन परिवारों के सदस्य। तो ग्राम सभा के स्तर पर 4 अधिकारियों का विवरण आपके पास है, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामीण, महत्तर और कुटुंबीन। न्याय प्रशासन देखिए, नारद तथा बृहस्पति से पता चलता है कि गुप्त युग में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। न्यायालयों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, शासित और मुद्रित। प्रतिष्ठित क्या है? अस्थायी न्यायालय है। अप्रतिष्ठित क्या है? विशेष न्यायालय है। शासित राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय है और मुद्रित है प्रांक विभाग का न्यायालय। तो 4 प्रकार के न्यायालय थे। अब अभी भी आप देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे हम लोगों के व्यवस्था में चलती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, दीवानी न्यायालय है, फौजदारी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। तो उस तरह की व्यवस्था वहां पे देखिए 4 थी, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, शासित और मुद्रित। मौर्य में आप देखेंगे कि धर्मस्थी और कंटक शोधन, दीवानी का अलग था, फौजदारी का अलग था। दीवानी और फौजदारी के मुकदमों को हमेशा अलग अलग करके देखा गया। इससे ये पता चलता है हमारी ये संस्कृति की परंपरा में रहा है। भू राजस्व प्रशासन देखेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गुप्तकालीन प्रमुख भूमि प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण है। इससे मुझे ये लगता है कि 90% क्वेश्चन आपको इस नोट से प्राप्त होंगे परीक्षा में। एक बार आप इस नोट्स को रिवाइज करके परीक्षा देने जाइए और फिर देखिए। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था, खिल्य बंजर भूमि को, वास्तु वास करने योग्य भूमि, अपरहत परती भूमि जिस पर अभी तक हल न चला हो, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि, अग्रहार भूमि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि। प्रमुख कर देखिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण लिस्टिंग आपको प्रोवाइड मैं करा रहा हूं, परीक्षा में प्रश्न इससे बार बार आए हुए हैं। भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग, विष्टि बेगार, हिरण्य धन के रूप में प्राप्त कर, भूतोपांत प्रत्याय आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर, उद्रंग अस्थायी कृषकों पर लगने वाला भूमि कर, उपरिकर अस्थायी कृषकों पर लगने वाला भूमि कर। इसमें हिरण्य बार बार पूछा गया है, भूमि के रूप में प्राप्त, धन के रूप में प्राप्त कर, उद्रंग, उपरिकर, भाग, विष्टि, हिरण्य। ये पीवी तरह से भी प्रश्न पूछा गया कि गुप्तकालीन प्रमुख कर, इसमें कौन गुप्तकालीन कर कौन नहीं था, तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रमुख मंत्री देखिए, कुमारा मात्य प्रांतीय अधिकारी। मौर्य कालीन के भी हम प्रमुख अधिकारियों को देखे थे। प्रमुख तीर्थों और अध्यक्षों को प्रश्नों से आते हैं। यहाँ भी प्रमुख मंत्रियों की लिस्टिंग की गई है जो वहाँ के प्रशासन में भाग लेते थे। कुमारा मात्य प्रांतीय अधिकारी, महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महासंधि विग्राहक शांति और वैदेशिक नीति का प्रधान, दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान, सर्वाध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी, महामंडलाधिकृत राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी, ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, महाच्छपटली का लेख सुरक्षित रखने वाला, अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी, भटास्वपति घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी, महापीलुपति हस्त सेना का प्रधान अधिकारी। और अब आइए महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, गुप्त काल का सामाजिक जीवन देखें। चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई थी और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। अब शूद्र जो पहले दास प्रथा जैसे दास की तरह हुआ करते थे, सेवा भाव करते थे, अब वो कृषक हो गए थे। सिंध एवं मतिपुर के राजा शूद्र थे। ये भी प्रमाण आपको दिया जा रहा है कि 2 क्षेत्रों में सिंध और मतिपुर के राजा जो है वो शूद्र थे। स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। समाज में हम क्या देखते हैं? समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो हमारे समाज की प्रगतिशीलता का द्योतक है कि आप समाज में महिलाओं को कितना स्थान दे रहे हैं, महिलाओं को कितनी, हम शिक्षा में कितना उनका योगदान है, हम उनको अर्थव्यवस्था में कितना उनका योगदान ले रहे हैं। तो स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। कन्याओं का विवाह सामान्यतः 12-13 वर्ष की अवस्था में होता था और उपनयन संस्कार बंद हो गया। कायस्थ नामक नए वर्ग का उदय सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है याज्ञवल्क्य स्मृति में, और जाति के रूप में उपनिषद स्मृति में कायस्थ वर्ग का उदय गुप्त काल में हुआ है और इसका उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ, और जाति के रूप में इनका उल्लेख उपनिषद स्मृति में। सती प्रथा का सीमित प्रचलन था, बड़े स्तर पर नहीं थी, हर जगह नहीं थी। गणिकाएं नागरिक जीवन का सामान्य अंग थी। वैश्याओं का जीवन सरल था और वो सामान्य जीवन का अंग मानी जाती थी। पहली बार याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब पत्नी की भागीदारी की बात याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई और उसको पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया। तो गुप्तकालीन समाज आप देखेंगे मोटा मोटी तो चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। बहुत सी जातियों का उदय और हुआ था। वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई थी। स्त्रियों की दशा में भी पहले की अपेक्षा गिरावट आई थी।
नए नए जाति वर्ग का उदय आप देख रहे हैं कि हो रहा है। सती प्रथा है, गणिकाओं का नागरिक जीवन है, और पत्नी को भी इसमें शामिल किया गया है। पत्नी को भी पति की संपत्ति में अधिकारी बताया गया है। प्रमुख बंदरगाह देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। पूर्वी तट पर 3 बंदरगाह थे, ताम्रलिप्ति, घंटासाला और कदूरा, और पश्चिमी तट पर भड़ौच, चोल, कैम्बे और कल्याण। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये बंदरगाह, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के। इसको जरूर आप ध्यान में रखें। ताम्रलिप्ति, घंटासाला, कदूरा, भड़ौच, चोल, कैम्बे और कल्याण। शेष जो गुप्तकालीन साहित्य और संस्कृति है, मंदिरों के बारे में है, जानकारी है, वो गुप्त पार्ट 4 जो गुप्त काल का होगा वो आखिरी पार्ट होगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इन तीनों पार्टों में आप रिवीजन करते रहें। पीडीएफ लिंक से आप इसकी पीडीएफ ले लें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और अपनी तैयारी को मजबूत करें। समय अब कम है और अब आपको इंतजार नहीं करना है। तैयारी के लिए अब आपको पूर्ण मनोयोग से लग जाना है। शेष अगले